क्या आप भी उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा, जिसमें आप यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ जी धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि यात्रा कैसे करें और कहां से यात्रा शुरू होगी, क्या क्या प्लेसेस विजिट करने होंगे, कितने दिन में यात्रा कंप्लीट होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं हरिद्वार से हरिद्वार तक ये यात्रा आप 9 नाइट 10 डेज में कैसे कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पर डे की एक्टिविटी, डे वाइज आइटनरी, पर डे के साइट सीइंग प्लेसेस, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। साथ ही आपको वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि इस यात्रा को प्लान करने के लिए आपका एक अप्रोक्सीमेट बजट कितना आता है और आप ये यात्रा की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप भी उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष शर्मा, डायरेक्टर आशीर्वाद हॉलिडेज। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल पे, और ये हमारा ट्रैवल टेल्स विद आशीर्वाद हॉलिडेज का वीडियो सीरीज है, जिसमें हम अपने ट्रैवलर के लिए स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की जानकारी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट वो अपनी यात्रा प्लान करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन जान सकें। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि एक इन्फॉर्म ट्रैवलर ही किसी भी डेस्टिनेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय करता है, और इसीलिए हम कहते हैं नो बिफोर यू गो, जाने से पहले जाने। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं हरिद्वार से शुरू होने वाली ये 9 नाइट 10 डेज की चारधाम यात्रा कैसे होती है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा के बारे में। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने काफी मेहनत करी है। हमने गूगल से मैप के द्वारा आपको हर एक रूट पर डे की आइटनरी समझाने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो में मैं जैसे जैसे आपसे बात करूंगा, मैप के द्वारा मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और स्क्रीन पे हमारी कर्सर की मूवमेंट को जरूर देखिएगा, ताकि जो है हम आपको चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके एक्सप्लेन कर पाए और समझा सकें। आइए, हमारी ये यात्रा हम प्लान करते हैं हरिद्वार से शुरू करने के लिए। अगर आप हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं या देहरादून आते हैं, तो भी इस यात्रा को आप हरिद्वार से 9 नाइट और 10 डेज में कर सकते हैं। यहां हम एज्यूम करके चलते हैं कि आप हरिद्वार एक दिन पहले पहुंच जाएंगे, ताकि हम हरिद्वार से यात्रा जो है वो अर्ली मॉर्निंग शुरू कर सकें। या फिर अगर आपकी ट्रेन, फ्लाइट, बस, जिससे भी आप आ रहे हैं, जो भी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं तकरीबन 7 या 8 बजे, तो भी हम सेम डे यात्रा शुरू कर सकते हैं। यात्रा शुरू करने के लिए हम प्रेफर करते हैं कि यात्रा अर्ली मॉर्निंग शुरू हो, ताकि जो है आप आराम से पहले दिन की यात्रा कर सकें। तो आगे की डिस्क्रिप्शन मैं ये जूम करके चलता हूं कि आप हरिद्वार एक दिन पहले आ चुके हैं, और हम हरिद्वार से यात्रा जो है अपनी अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7 o'clock स्टार्ट करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आप हरिद्वार पहुंच चुके हैं इस लोकेशन पे, और यहाँ से जो है अब आपकी यात्रा शुरू होगी। पहले दिन की यात्रा हम शुरू करते हैं हरिद्वार से स्टार्ट करके देहरादून, मसूरी होते हुए हम बरकोट पहुंचते हैं। बरकोट को हम यमुनोत्री धाम के बेस के रूप में जानते हैं। तो पहले दिन की यात्रा हमारी जो है ये हरिद्वार से स्टार्ट होकर बरकोट तक जाती है। इसके बाद आप अगले दिन बरकोट से यमुनोत्री धाम जाते हैं और वापस आके बरकोट स्टे करते हैं। तीसरे दिन आप बरकोट से निकलते हैं, उत्तरकाशी आते हैं, जिसे हम गंगोत्री धाम का बेस कहते हैं। उसके अगले दिन, चौथे दिन, आप निकलते हैं और उत्तरकाशी से गंगोत्री जी जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर वापस आके उत्तरकाशी रुकते हैं। उसके अगले दिन आप प्रोसीड करते हैं और उत्तरकाशी से निकल के आप आके उत्तरकाशी स्टे करते हैं, जिसे हम केदारनाथ जी का बेस कहते हैं। और इसके अगले दिन फिर आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं और सोनप्रयाग तक आप बाई व्हीकल पहुंचते हैं। उसके आगे आपको ट्रैकिंग शुरू करनी पड़ती है,
जो ट्रैकिंग लगभग आपकी 19 से 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स होती है। तो ये यात्रा करके आप शाम को केदारनाथ जी पहुँचते हैं, यहाँ स्टे करते हैं। अगले दिन फिर वहाँ से आप वापस चलते हैं और गुप्तकाशी, शोनप्रयाग जो भी आपका नियरेस्ट स्टॉप है, आप वहाँ रुकते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और आप आते हैं जोशीमठ। आप जोशीमठ स्टे करते हैं, या कुछ केसेस में आप बद्रीनाथ भी पहुँचते हैं, आप वहाँ स्टे करते हैं और फिर अगले दिन आप बद्रीनाथ जी का दर्शन करके वापस रिटर्न होते हैं और कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग होके आप यहाँ कहीं स्टे लेते हैं और उसके अगले दिन आप फाइनली हरिद्वार पहुँचते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये कंप्लीट यात्रा जो है वो 9 नाइट और 10 डेज में कंप्लीट होती है। मैं यहाँ पे अब आपको और जानकारी देना चाहूँगा कि हम अपने पैकेजेस में सुपीरियर, क्लासी, प्रीमियम और लग्जरी पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, जो जिसे आप कह सकते हैं कि हमारे 3 स्टार, 4 स्टार एंड लग्जरी प्रॉपर्टीज इसमें हम इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा हमारे 2 बेसिक पैकेजेस भी होते हैं, जिसे हम डिसेंट और इकोनॉमी पैकेज कहते हैं, जिसमें आप 2 स्टार प्रॉपर्टीज या स्टैंडर्ड डिलक्स प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं, तो उन्हें भी हम प्रोवाइड करते हैं। बट नॉर्मली हम अपने ट्रैवलर्स को रिकमेंड करते हैं कि आप सुपीरियर, क्लासी या प्रीमियम या लग्जरी पैकेजेस की तरफ प्रेफर करें। रीजन कि जो भी हमारे डिसेंट या इकोनॉमी के होटल्स होते हैं उनमें अक्सर आपको कंप्लेंट्स मिलती हैं। आप कई बार ये सुनते हैं कि भाई आपके किसी फ्रेंड ने कोई यात्रा करी थी चारधाम की, और जब वो वहाँ पहुंचे तो होटल में दिक्कत हुई, होटल में प्रॉब्लम आई। तो वो उसी टाइप के होटल्स में प्रॉब्लम आती है जो हमारे डिसेंट और इकोनॉमी टाइप के होटल्स को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज बड़ी ही बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं और उनको मैनेज करने वाले लोग उतने प्रोफेशनल या उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, तो आपको अक्सर उन प्रॉपर्टीज में दिक्कत आ जाती है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप अगर अपना कोई पैकेज प्लान कर रहे हैं तो प्रेफर कीजिए कि वो सुपीरियर, क्लासिक, प्रीमियम या लग्जरी में हो, अगर आप विदाउट एनी कंप्लेन अपनी यात्रा को करना चाहते हैं। हमारे इस पैकेज में हम आपको मील्स, ब्रेकफास्ट और डिनर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप इन प्लेसेस पे जब जाते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप डिनर के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए कहीं बाहर जाएं। तो होटल में इन हाउस ब्रेकफास्ट और डिनर होने से ये आपकी सहूलियत हो जाती है कि आप आराम से यात्रा करके आएँ और आप अपने फूड जो है अपने होटल में एंजॉय करें। अगर हम व्हीकल की बात करें तो नॉर्मली हम नंबर ऑफ पैसेंजर के हिसाब से व्हीकल प्रपोज करते हैं, बट अगर आपकी कोई स्पेसिफिक चॉइस है तो हम कोशिश करते हैं कि वो व्हीकल आपको प्रोवाइड कर सकें। नॉर्मली हमारी जो स्टैंडर्ड फ्लीट होती है उसमें हम अप टू 2 से 3 लोग डिजायर कार, 4 से 6 लोग हैं तो अर्टिगा या टोयोटा क्रिस्टा, अगर 7 लोग हैं तो फॉर श्योर टोयोटा क्रिस्टा। उसके ऊपर आप 10 मेंबर, 11 मेंबर हैं तो टेम्पो ट्रैवलर 12 सीटर। उसके ऊपर अगर आप अप टू 17 मेंबर्स हैं तो टेम्पो ट्रैवलर अप टू 17 सीटर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप महाराजा टेम्पो ट्रैवलर या फिर अल्बानिया चाहते हैं तो हम अपनी फ्लीट से वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो जानकारी हुई कि आप अपनी यात्रा में कैसे कैसे और कहाँ विजिट करेंगे। दूसरा, आपका ये प्लान कितने दिन का होगा, पैकेज किस टाइप के होते हैं, मील्स क्या मिलते हैं और व्हीकल क्या मिलती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये यात्रा जो कि सीजनल है, तो इसके टेम्पल्स के ओपन होने के एंड क्लोज होने के सर्टेन डेट्स होती हैं। तो जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो यमुनोत्री धाम है, ये टेम्पल ओपन होता है अक्षय तृतीया पे और भाई दूज पे बंद हो जाता है। सिमिलरली गंगोत्री धाम टेम्पल वो भी स्टार्ट होता है या ओपन होता है अक्षय तृतीया पे और दिवाली पे क्लोज हो जाता है। केदारनाथ जी मंदिर की ओपनिंग डेट्स शिवरात्रि पे डिक्लेयर की जाती हैं और ये मंदिर भी भाई दूज के दिन बंद हो जाती है। बद्रीनाथ जी के कपाट किस दिन खुलेंगे ये डिक्लेयर होता है बसंत पंचमी के दिन, और इस मंदिर के कपाट बढ़ा दिए जाते हैं विजयादशमी के दिन। इसके बाद ये सारे डाइटीज अपने विंटर की लोकेशन पे आके विराजमान हो जाते हैं, और अगर आप विंटर में भी चाहें तो विंटर चारधाम यात्रा कर सकते हैं।
उसकी एक डिटेल वीडियो हम आपको अपने चैनल पर जल्दी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट अगर कोई ये समर में चारधाम यात्रा नहीं कर पाते हैं तो विंटर में इन सारे प्लेसेस को विजिट करके विंटर चारधाम यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं। आइए जानते हैं डे 1 की यात्रा के बारे में, जहां पे हम कवर करेंगे हरिद्वार से बरकोट तक की डिस्टेंस को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बरकोट का जो एल्टीट्यूड है वो है 1352 मीटर। हरिद्वार से बरकोट का जो डिस्टेंस है वो है अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर, और हरिद्वार से बरकोट पहुंचने में आपको समय लगता है तकरीबन 7 से 8 घंटे। ऑन द वे अगर आप देखेंगे तो आप देहरादून और मसूरी होते हुए बरकोट जाते हैं। जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम हरिद्वार से यात्रा जो है वो सुबह शुरू करते हैं और बरकोट पहुंचते हैं। जैसा आपने देखा कि टाइमिंग 8 आवर्स की है, तो ये 8 आवर्स की टाइमिंग तो हमारी ड्राइविंग आवर्स है जो हमें हरिद्वार से बरकोट पहुंचने में लगेगी। प्लस ये टाइमिंग और बढ़ जाती है जब हम देहरादून में और मसूरी में साइटिंग करते हैं। हमारे बहुत सारे ट्रैवलर्स ये इंसिस्ट करते हैं कि वो मसूरी में केम्प्टी फॉल एंजॉय करना चाहते हैं, तो वैसे ट्रैवलर्स को हम एडवाइस करते हैं कि आप अपनी यात्रा अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock स्टार्ट कर लें, सो दैट आप मसूरी टाइम से पहुंचे। क्योंकि अगर आप अपनी जर्नी लेट शुरू करेंगे तो 10-11 बजे के बाद या लगभग 12 बजे के बाद ये रूट काफ़ी जाम हो जाता है, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए जो समय लगेगा आपको वो नहीं कह सकते आप कि ट्रैफिक जाम कितना होगा और आपको कितना समय लगेगा। तो अगर आप हरिद्वार में एक दिन पहले पहुंचे हुए हैं तो और मसूरी में केम्प्टी फॉल एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट एडवाइस है कि आप यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 6 o'clock अपनी मॉर्निंग में अपनी यात्रा स्टार्ट कर दें, मसूरी पहुंचे, केम्प्टी फॉल एंजॉय करें एंड लंच करके फिर आगे प्रोसीड कर जाएं बरकोट के लिए। इस दिन हमारे प्लान में हम डिनर इंक्लूड करते हैं। होटल पहुंचने के बाद आप होटल चेक इन करते हैं एंड देन डिनर करके आप रेस्ट करते हैं, ताकि आप अगले दिन के लिए जो है वो प्रोसीड कर सकें। डे 2 में आपकी यात्रा शुरू होती है बरकोट से, और आज आप चारधाम यात्रा में पहले धाम के दर्शन के लिए निकलते हैं, जो है यमुनोत्री जी के दर्शन। यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए आप बरकोट से जानकी छत्ती तक बाई रोड इन व्हीकल ट्रैवल करते हैं, जो यात्रा आपकी तकरीबन 2 घंटे की होती है। फिर यहाँ से आप ट्रैक करते हैं या फिर आप पोनी या डोली ले सकते हैं यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए। ये अगर आप बाई ट्रैक जाते हैं तो ये डिस्टेंस तकरीबन आप 3 घंटे में कवर कर लेते हैं। तो नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं कि आप बरकोट से जब प्रोसीड करते हैं तो वी प्रोवाइड अ पैक ब्रेकफास्ट होटल से, सो दैट आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं। अगेन रोड ट्रैफिक और बाकी सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ से बरकोट से निकलते हैं, जानकी छत्ती पहुँचते हैं एंड देन वहाँ से ट्रैक करते हुए हम यमुनोत्री धाम को पहुँचते हैं। यमुनोत्री धाम पहुँच के आप वहाँ पे जमुनाबाई कुंड में, जिसे हॉट वाटर स्प्रिंग भी कहा जाता है, आप वहाँ स्नान करते हैं। वहीं लोग राइस प्रिपेयर करते हैं, राइस के पोटली बना करके कुंड में डालते हैं, जिसे आप प्रसाद के रूप में पकाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और यमुनोत्री धाम दर्शन करते हैं, अपनी पूजा प्रेयर करते हैं, और फिर वापस ट्रैक करते हुए जानकी छत्ती या फूल छत्ती पहुंचते हैं, और फिर वहां से व्हीकल लेकर के आप वापस बरकोट पहुंचते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी आपको करने में और दर्शन करके वापस आने में आपका लगभग पूरा दिन निकल जाता है, और ये आपका डे 1 काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है, जिसमें आपको थोड़ी सी थकान ज़्यादा हो सकती है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चारधाम यात्रा प्लान कर रहे हैं, आप चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, तो यात्रा से पहले हल्की फुल्की ट्रैकिंग की आदत डाल लें, और साथ में अपनी कुछ बेसिक मेडिसिन जरूर कैरी करें, क्योंकि जिस दिन आप यमुनोत्री जी जाके लौटेंगे आपको थकान महसूस होगी और आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। तो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपने हेल्थ वाइज अपने आप को फिट कर लें, सो दैट आप ट्रैकिंग और बाकी सारी चीज़ें इन रूट्स पे आराम से कर सकें, एंड साथ में बेसिक मेडिसिन जरूर कैरी करें। तो ये थी हमारी डे 2 की एक्टिविटी, जिसको मैं फिर से समराइज करता हूँ। डे 2 में आप बरकोट से निकलते हैं यमुनोत्री धाम जी के दर्शन के लिए, जिसमें आप बरकोट से जानकी छत्ती या फूल छत्ती पहुँचते हैं बाई रोड,
जो ड्राइव करके तकरीबन 2 घंटे में पहुंचते हैं। उसके बाद आप ट्रैक करते हैं जिसमें आपको लगभग समय लगता है 3 घंटे का। हमारे जो सीनियर सिटीजन या जो बुजुर्ग लोग या बच्चे जो ट्रैक नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वहाँ पे सुविधा है कि आप डोली ले सकते हैं या पोनी, घोड़े, खच्चर, आप इनका सहारा ले सकते हैं, इनकी मदद ले सकते हैं और आप अपनी इस यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं हमारे डे 3 की एक्टिविटी के बारे में। डे 3 हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले दिन आप काफ़ी थके होते हैं और अक्सर हमने देखा है कि लोगों का दिल जो है वो पहले दिन से ही घबराने लगता है कि इतनी मुश्किल वाली यात्रा है, इतने डिफिकल्ट टेरेन से हमें यात्रा करनी है। तो घबराइए नहीं, आपको हम डे 3 पे आराम से यात्रा कराएंगे क्योंकि बरकोट से उत्तरकाशी पहुंचने में आपको लगभग 4 घंटे का ही समय लगता है। आइए जानते हैं डे 3 के बारे में। डे 3 में आप बरकोट से निकल के उत्तरकाशी पहुंचते हैं। डे 3 में ये यात्रा आपकी थोड़ी सी स्मूथ होने वाली है क्योंकि इसमें जो आप डिस्टेंस कवर करेंगे वो होगा तकरीबन 100 किलोमीटर्स का और इसे कवर करने में आपको लगभग समय लगते हैं 4 घंटे के। यस वी नो कि यमुनोत्री धाम दर्शन करने के बाद आप थके हुए हैं, तो इसीलिए हम बरकोट से डे 3 के दिन हम आराम से निकलते हैं। आप आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से हम चेकआउट लगभग 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड चेकआउट करते हैं और ये सारे रूट को कवर करते हुए हम उत्तरकाशी पहुंचते हैं दोपहर में अराउंड लंच। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद हम होटल चेक इन करते हैं, लंच करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं। टुवर्ड्स इवनिंग हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप उत्तरकाशी में स्थित श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, एकदंश रुद्र टेम्पल, भैरव टेम्पल, ज्ञानेश्वर एंड माता कुदरती टेम्पल विजिट करें। इन सारे प्लेसेस को विजिट करने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। तो डिनर के टाइम तक आप होटल वापस आ जाते हैं। होटल वापस आने के बाद आप डिनर करें एंड रेस्ट करें। तो इस तरीके से आपका डे 3 कंप्लीट होता है। अगर आप बाकी कोई टेम्पल विजिट नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल जरूर विजिट करें। डे 4 इस दिन हम उत्तरकाशी से स्टार्ट करके और प्रोसीड करते हैं गंगोत्री धाम के लिए। यस, आप डे 4 में इस यात्रा के दूसरे धाम श्री गंगोत्री जी धाम के दर्शन करते हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम जी पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। गंगोत्री धाम जी का जो सी लेवल से हाइट है वो है 3142 मीटर। तो ये जो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है वन वे, इसे कवर करने में आपको लगभग 5 घंटे का समय लगता है। बट अगर कहीं ट्रैफिक जाम है, कहीं कोई लैंडस्लाइड है, तो ये 5 घंटे से ऊपर का समय आपको लग सकता है। तो इस दिन भी हम नॉर्मली आपसे रिकमेंड करते हैं कि आप होटल से अर्ली मॉर्निंग निकलें विद पैक ब्रेकफास्ट। हमारे होटल आपको पैक ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेंगे। आप वहाँ से विद पैक ब्रेकफास्ट होटल से निकलें, आप गंगनानी पहुँचे। यहाँ पे तप्त कुंड में, जिसे हम हॉट वाटर स्प्रिंग भी कहते हैं, आप यहाँ पे स्नान करें ताकि आपकी यात्रा आगे के लिए थोड़ी सी आरामदायक हो और फिर आप यहाँ से प्रोसीड करें। हर्षिल होते हुए आप गंगोत्री धाम पहुँचे। गंगोत्री धाम पहुँच के आप यहाँ पे भगीरथ नदी में अपना पवित्र स्नान करें। यहाँ से भगीरथ का जल इकट्ठा करें और फिर वापस प्रोसीड करें उत्तरकाशी के लिए। ऑन द वे जो गंगनानी हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पे आप या तो ऑनवर्ड जर्नी या फिर रिटर्न जर्नी में आप स्टे कर सकते हैं और आप यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो समय अनुसार आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो डे 4 को मैं ब्रीफ करूंगा। डे 4 में आप उत्तरकाशी से प्रोसीड करते हैं। गंगनानी हर्षिल होते हुए आप पहुंचते हैं गंगोत्री धाम, जो 4 धाम यात्रा में हमारा दूसरा धाम है। आप यहाँ माँ गंगा के दर्शन करते हैं। यहाँ पे आप पहुँचने के उपरांत यहाँ भगीरथ नदी में आप स्नान कीजिए, माँ गंगा की पूजा अर्चना प्रार्थना सारी चीज़ें कीजिए। थोड़ी देर यहाँ पे बैठिए, ध्यान लगाइए और यहाँ से जल भर के, जिसे हम भगीरथ नदी का जल कहते हैं, वो लेकर के और फिर वापस आप प्रोसीड करेंगे उत्तरकाशी के लिए।
जो गंगनानी तप्तकुंड की मैंने बात करी, इस गंगनानी तप्तकुंड में आप या तो ऑनवर्ड जर्नी, जब आप जा रहे हैं श्री गंगोत्री धाम के लिए तब, या फिर वापसी में जब आप गंगोत्री धाम से वापस उत्तरकाशी आ रहे हैं तब आप यहाँ स्नान कर सकते हैं और आप समय अनुसार इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं और डायरेक्टली गंगोत्री धाम से निकल के आप उत्तरकाशी पहुंच सकते हैं। होटल पहुंचते पहुंचते आपको रात हो जाती है। आप होटल वापस पहुंचे, अपने रूम में एंटर करें, फ्रेश हो और होटल आपको डिनर सर्व करेगा। डिनर करें और अगले दिन की यात्रा की तैयारी प्लानिंग के साथ आप विश्राम करें, क्योंकि अगले दिन आप निकलने वाले हैं बाबा केदारनाथ जी के बेस कैंप के लिए। डे 5, यस, आज आप अपनी यात्रा के उस पड़ाव पे आ गए हैं कि जिस दिन आप इस यात्रा के सबसे एक्साइटिंग डेस्टिनेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री केदारनाथ जी की। डे 5 में आप अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं उत्तरकाशी से गुप्तकाशी के लिए, जिसे हम केदारनाथ जी का बेस भी कहते हैं। गुप्तकाशी की समुद्र तल से ऊंचाई है 1319 मीटर की और उत्तरकाशी से जो गुप्तकाशी की डिस्टेंस है वो है तकरीबन 210 किलोमीटर और जिसे पूरा करने में आपको समय लगते हैं 8 से 10 घंटे के। क्योंकि ये यात्रा काफी लंबी है और ये यात्रा और भी लंबी हो जाती है बिकॉज अक्सर यात्रा के दौरान आपको श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम अपने सारे ट्रैवलर्स को एडवाइस करते हैं कि आप उत्तरकाशी से कंफर्टेबली, आराम से बट जल्दी ब्रेकफास्ट करके होटल से चेकआउट करें ताकि आप टाइमली गुप्तकाशी पहुंच सकें। उत्तरकाशी से गुप्तकाशी की यात्रा के दौरान आपको रास्ते में कई सारे सीनिक ब्यूटी प्लेसेस मिलते हैं, जिनमें से श्रीनगर एक प्रमुख स्थान है, तो आप रास्ते में इसे भी एंजॉय करते हैं। उसके बाद आप यहाँ मंदाकिनी नदी के भी दर्शन करते हैं जो श्री केदारनाथ जी धाम से निकलती हैं। गुप्तकाशी पहुंचते पहुंचते आपको तकरीबन शाम हो जाती है। होटल पहुंचने के बाद आप होटल चेक इन करें और अगर आपके पास समय बचता है, आपकी इच्छा है, तो आप यहाँ पे अर्धनारीश्वर टेम्पल जो कि गुप्तकाशी में स्थित है, आप यहाँ जाएं और भगवान शिव के दर्शन करें। दर्शन करके आप होटल वापस लौटें। होटल आपको डिनर सर्व करेगा। आप आराम से डिनर करें और जल्दी सोने की कोशिश करें क्योंकि अगले दिन की यात्रा आपकी लंबी होने वाली है। अगर आप हेलीकॉप्टर से नहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको गुप्तकाशी से केदारनाथ जी जाने के लिए ट्रैकिंग करनी है। तो इसलिए हम एडवाइस करेंगे कि डे 5 में आप उत्तरकाशी से जल्दी निकलें ताकि आप समय से गुप्तकाशी पहुंचें और गुप्तकाशी में टाइमली डिनर करके आप सो जाएं, सो दैट आप अगले दिन के लिए डे 6 की एक्टिविटी के लिए आप फ्रेश और फिट फील करें। डे 6 फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन आप महादेव के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। जी हाँ, डे 6 में आपकी यात्रा शुरू होती है गुप्तकाशी से श्री केदारनाथ जी के लिए। केदारनाथ जी का जो मंदिर है उस मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई है 3584 मीटर की। इस यात्रा को कवर करने के लिए आपको 32 किलोमीटर की ड्राइव और तकरीबन 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है। ये जो ड्राइविंग है वो आप तकरीबन 3 से 4 घंटे में कवर कर लेते हैं और ट्रैकिंग के लिए आपको मिनिमम 6 आवर्स लगते हैं अगर आप कंप्लीटली फिट एंड फाइन हैं तो। लेकिन ये दोनों ही टाइमिंग, आपकी ड्राइविंग और आपकी ट्रैकिंग, ये दोनों ही टाइमिंग डिपेंड करती है पहली कि उस दिन इस रूट पे रश कितना है और दूसरा आप कितने फिट एंड फाइन हैं सो दैट आप यहाँ से यहाँ तक 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे में आप पहुंच सकें। तो आइए जानते हैं कि ये रूट कैसा है। इस दिन हम नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि अगर आप टाइमली पहुंच गए थे गुप्तकाशी तो वहाँ होटल से जानकारी जरूर इकट्ठी कीजिए कि भीड़ कैसी है और लोगों का मूवमेंट कैसा है। अगर रूट काफ़ी बिजी है, लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, भीड़ ज़्यादा है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप गुप्तकाशी से अराउंड 4 o'clock या 5 o'clock आप प्रोसीड कर जाएं सो दैट आप आराम से गौरीकुंड तक पहुँचें।
ठीक है, आपकी व्हीकल सोनप्रयाग में पार्क हो जाती है या कुछ गाड़ियां जो है वो गौरीकुंड तक जाती हैं। तो अगर आप टाइमली निकल गए तो यू विल बी लकी इनफ कि आप गौरीकुंड तक पहुंच जाएं। अदरवाइज आपकी गाड़ियां जो है यहाँ सोनप्रयाग के आसपास आपकी गाड़ियां रोक दी जाएंगी और फिर यहाँ से आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी सोनप्रयाग रुक गई है तो आपको यहाँ से पैदल चल के जाना होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की डिस्टेंस लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, तो आपको 3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा और आप यहाँ से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। केदारनाथ जी की जो एक्चुअल चढ़ाई या जिसको हम ट्रैकिंग रूट कहते हैं वो स्टार्ट होता है गौरीकुंड से और ये डिस्टेंस तकरीबन जो है वो 19 किलोमीटर का है। और ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ट्रैकिंग रूट काफ़ी टफ है, तो अगर आप फिट एंड फाइन हैं तब तो आप ये 6 घंटे में कवर कर लेंगे। अदरवाइज इसे पूरा करने के लिए आपको 7-8 घंटे भी लग सकते हैं। इस मैप में हमने आपको 2 प्लेसेस के बारे में और जिक्र किया है, सिरसी एंड फाटा। ये प्लेसेस बेसिकली वो प्लेसेस हैं जहां से हेलीकॉप्टर की सेवाएं मिलती हैं। केदारनाथ जी जाने के लिए आपको हेलीकॉप्टर की सेवा भी मिलती है जो गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी ये तीनों जगहों से हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट होते हैं। तो अगर आप ट्रैकिंग करने में सक्षम नहीं हैं, आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो इस रूट पे जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप हेलीकॉप्टर लें गुप्तकाशी, फाटा या सिरसी से, या फिर आप गौरीकुंड से डोली या पोनी लेकर के यात्रा कर सकते हैं। याद रखिए, सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी से जो भी हेलीकॉप्टर ऑपरेट होते हैं ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड हेलीकॉप्टर्स हैं। प्राइवेट प्लेयर्स फ्लाई करते हैं, लेकिन इनकी टिकटिंग आपको IRCTC की वेबसाइट के थ्रू ही मिलती है, जिसका लिंक हम अपनी इस वीडियो में नीचे दे देंगे। इसकी टिकट्स की टाइमिंग और डेट्स अनाउंस की जाती है, तो आपको ये रेगुलर चेक करते रहना पड़ेगा कि आपकी यात्रा कब और किस दिन होने वाली है और उसकी टिकट किस दिन ओपन होगी। तो ये टिकट आप स्वयं बुक करें, चाहे तो गुप्तकाशी से, चाहे तो फाटा से, चाहे तो सिरसी से। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे होंगे जो आपको केदारनाथ जी की यात्रा विद हेलीकॉप्टर प्रॉमिस करेंगे। तो यहाँ पे मैं उस हकीकत से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो भी कोई आपको ये कह रहा है कि आपको वो केदारनाथ जी के हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट कर देगा या आपको वो पैकेज दे रहा है, उसमें आपको केदारनाथ जी की यात्रा विद हेलीकॉप्टर दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं फेक कमिटमेंट होती है, क्योंकि जो टिकट है वो टिकट इशू होती है सिर्फ गवर्नमेंट रेगुलेटेड IRCTC वेबसाइट से, और उस वेबसाइट से इंडिविजुअल जो यात्री हैं वही अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी टिकट इशू करने के लिए आपकी ID मांगी जाती है, उस पर OTP आता है और आप उस OTP को वेरीफाई करते हैं एंड देन टिकट को कलेक्ट कर सकते हैं, इशू करा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाकी जो लोग कमिट कर रहे हैं वो टिकट कैसे करते हैं, वो उनका अपना एक आउटलुक है, बट जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ वो किसी एयरलाइन कंपनी के साथ कुछ ब्लैक में डील करते हैं, कुछ उनकी सीट्स ऊपर नीचे होती हैं, तो वहाँ की वो कमिटमेंट लेकर के कि भाई चलो ठीक है हम तुक्का लगाएंगे और कोई टिकट खाली जा रही है, ऑन द स्पॉट पर टिकट मिल गया, तो उसके बेसिस पे वो करके आपको एक झूठा प्रॉमिस, झूठी कमिटमेंट देते हैं, जिसमें वो आपसे टिकट के दुगने या तिगुने दाम वसूलते हैं। और अगर आप लकी इनफ हुए तो आपको टिकट मिल गई, आप हेलीकॉप्टर से फ्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो फिर वहाँ पे आपको एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चल नहीं सकते हैं, आपको कोई तकलीफ होती है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप ईमानदारी से जो गवर्नमेंट अप्रूव वेबसाइट है आप उस पर वॉच करते रहें। जैसे ही आपकी डेट ओपन होती है आप अपनी टिकट स्वयं बुक करें और केदारनाथ जी के दर्शन करें। फॉल्स कमिटमेंट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। तो हमारे रूट में हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पैदल यात्रा करते हुए केदारनाथ जी पहुंचेंगे। तो इस दिन की एक्टिविटी कैसे होती है उसको मैं फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ। आप गुप्तकाशी से सुबह निकलते हैं। मेरी एडवाइस होगी कि डिपेंडिंग ऑन रश आप एक दिन पहले होटल से चेक कर लें कि रश कैसा है। अगर रश ज़्यादा है तो आप यहाँ से तकरीबन 4 बजे 5 बजे निकलें, ताकि आप आराम से सोनप्रयाग गौरीकुंड तक पहुँच सकें।
आपकी व्हीकल वहाँ आपको ड्रॉप करेगी और फिर आप अपनी ट्रैकिंग की यात्रा शुरू करें। अगर आप टाइमली निकल गए तो यहाँ पे आप ट्रैफिक में भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि जो 3 घंटे की यात्रा है वो ट्रैफिक की वजह से कभी 5 घंटे 6 घंटे और कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन आप यहीं फंस गए। तो टाइमली अगर आप निकल गए तो सोनप्रयाग गौरीकुंड आप टाइम से पहुंच जाते हैं, फिर वहां से आप ट्रैक करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपको ट्रैकिंग में 6 घंटे की बजाय 7 घंटे लगेंगे। तो आप शाम तक जो है बद्रीनाथ जी पहुंचेंगे। बद्रीनाथ जी पहुंचने के बाद आप यहाँ होटल चेक इन करें। होटल चेक इन करने के बाद आप डिनर करें और रेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्लेमेटाइज होने की जरूरत है। क्योंकि आप अगर देखेंगे गुप्तकाशी लगभग 1300 मीटर की हाइट पे था, बट अचानक आप अगले दिन 3584 मीटर की हाइट पे पहुंच जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन लेवल की कमी महसूस हो सकती है, आपको तबीयत बिगड़ सकती है, आपको तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ आपको ज़्यादा एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को संभाल के रखें, अपनी सेहत को संभाल के रखें, ताकि आप अगले दिन बाबा केदारनाथ जी के दर्शन आराम से तसल्लीपूर्वक कर सकें। और अगर आपके पास समय है, आप टाइमली पहुंच गए हैं, तो आप इस दिन शाम को भी बाबा के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप डिनर करें, होटल में आराम से स्टे करें। एक चीज मैं केदारनाथ जी के होटल्स के बारे में यहाँ आपके सामने ये जानकारी साझा करना चाहूँगा कि केदारनाथ जी में कुछ चुनिंदा होटल्स जो लग्जरी पैकेजेस में होते हैं, वहाँ पे ही आपको होटल के अंदर रूम का कॉन्सेप्ट होता है। बाकी सारे होटलों में आपको केदारनाथ जी में ऊपर अगर आप स्पेशली स्टे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बेड का कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि हम आपको डबल ऑक्यूपेंसी रूम या ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम देंगे, तो अगेन फिर या तो वो फॉल्स कमिटमेंट है या फिर वहां जाने के बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट होना है। क्योंकि केदारनाथ जी एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड एरिया है और यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से यहाँ पे जो भी होटल हैं या जो भी फैसिलिटीज हैं वो आपको शेयरिंग मिलती हैं। तो आप यहाँ बाबा के दर्शन करने गए हैं तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे आप लग्जरी कंफर्ट की बजाय अपना ध्यान बाबा के दर्शन में ध्यान में लगाएं। एक दिन यहाँ पे आप जरूर कोऑपरेट करें अपने टूर ऑपरेटर के साथ कि यहाँ पे आपको शेयरिंग अकोमोडेशन मिल सकता है। तो शेयरिंग अकोमोडेशन में आप यहाँ रहने के लिए तैयार रहें। यस, आपकी अगर कोई स्पेशल प्रेफरेंसेज हैं तो आप अपने ऑपरेटर्स या हमसे शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उस रिक्वायरमेंट को हम यहाँ पे मीट आउट कर सकें। ध्यान रखिए, डे 6 आपका काफी क्रूशियल डे है। इस दिन आप बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं। तो अगर आप पीछे से यात्रा अच्छी तरीके से करते आ रहे हैं, कहीं ट्रैफिक जाम में नहीं फंसे, कहीं आपकी तबीयत नहीं बिगड़ी, आपने अपने आप को बिल्कुल फिट एंड हेल्दी रखा हुआ है, तो आप आराम से डे 6 में बाबा के दर्शन टाइमली कर सकते हैं। और अगले दिन निकलने से पहले भी आप यहाँ बाबा के दर्शन कर सकते हैं, अगर आप टाइमली इसको बेहतर तरीके से प्लान करें तो। डे 7 में आप श्री केदारनाथ जी धाम में हैं। अगर आपको समय लगता है, टाइम मिलता है, तो आप सुबह एक बार फिर से बाबा के दर्शन करें और फिर वहां से प्रस्थान करें नीचे बेस कैंप तक आने के लिए। डे 7 में हम श्री केदारनाथ जी से गुप्तकाशी जाने की बजाय हम सीतापुर में स्टे करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि पिछले दिन भी आपने एक लंबी यात्रा करी है, ट्रैक करा है, और इस दिन भी आप ट्रैक करके वापस आ रहे हैं। तो नीचे रुद्रप्रयाग तक पहुंचने में काफी तकलीफ होती है, कई बार मौसम खराब होता है, ट्रैफिक जाम लगता है, तो आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि सीतापुर, रामपुर, इन इलाकों में जो है हम आपको स्टे प्रोवाइड करें। इन केस अगर यहाँ पे कुछ चैलेंज होता है तो ही हम आगे रुद्रप्रयाग तक प्रोसीड करते हैं, बट हम मानते हैं कि आइडियल कंडीशन है तो हम यहाँ पे सीतापुर या रामपुर में आके स्टे करेंगे। तो अगेन डे 7 में जैसा मैंने कहा कि आप आराम से सुबह उठें, बाबा के दर्शन करें, दर्शन करके होटल वापस आए, ब्रेकफास्ट करें, चेकआउट करें एंड आप प्रोसीड करें वापस नीचे बेस कैंप आने के लिए। गौरीकुंड तक आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आपकी व्हीकल गौरीकुंड में थी तो व्हीकल आपको गौरीकुंड से पिक करेगी, अदरवाइज आपको सोनप्रयाग तक आना होगा, या फिर अगर कोई मूवमेंट बन जाता है तो ड्राइवर आपको यहाँ जाके यहाँ से पिक कर सकता है। तो इसके लिए आपको अपने ड्राइवर के साथ कोऑर्डिनेट करते रहना पड़ेगा। अगर उसने आपको सोनप्रयाग में ड्रॉप किया था तो ये ऑपरेशन चैलेंज है, ये हमारे ऑफिस से भी हम इसको कोऑर्डिनेट करते हैं
सो दैट हम आपको एट अर्लीस्ट या नियरेस्ट पॉइंट आपको हम पिक कर सकें और आपको हम होटल पहुंचा सकें। इस दिन डे 7 पे अगेन आपको होटल पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। होटल पहुंचने के बाद हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप आराम से होटल पहुंचने के बाद होटल चेक इन करें और डिनर करें एंड रेस्ट करें। इस मैप पे आप देख पा रहे हैं कि येलो कलर से हमने एक प्लेस मार्क किया है जिसे हम कहते हैं श्री त्रिजुगी नारायण मंदिर। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह इसी मंदिर में हुआ था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप टाइमली अगर वापस आ गए हैं श्री केदारनाथ जी से और आपके पास समय है तो आप श्री त्रिजुगी नारायण टेम्पल का भी विजिट कर सकते हैं और इस पावन मंदिर में जाकर के अपनी प्रार्थना प्रेयर और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। याद रखिए ये टेम्पल जो है वो आपकी स्टैंडर्ड आइटनरी का हिस्सा नहीं होता है। तो अगर आप श्री त्रिजुगी नारायण मंदिर जाना चाहते हैं तो ये आप एडिशनल कॉस्ट पे इस टेम्पल को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी आइटनरी जब भी आप प्लान करा रहे हैं तो कस्टमाइज आइटनरी में आप अपने ऑपरेटर्स या हमें हमारे एग्जीक्यूटिव्स को बता सकते हैं कि आपको ये टेम्पल विजिट करना है, तो इसे हम पहले से ही फैक्टर इन या इनबिल्ड कर सकते हैं सो दैट आपको ऑन द स्पॉट कोई इनकन्वीनियंस ना हो। डे 8 में आप सीतापुर से निकल के श्री बद्रीनाथ जी धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। सीतापुर से श्री बद्रीनाथ जी का जो रोड डिस्टेंस है वो तकरीबन 215 किलोमीटर का है, जिसे कवर करने में आपको लगभग 9 घंटे का समय लगता है। सीतापुर से बद्रीनाथ जी आने के लिए आपको रास्ते में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, पीपलकोटी, जोशीमठ होते हुए आप बद्रीनाथ जी पहुंचते हैं। इस दिन अगर आप टाइमली सीतापुर से निकल पड़ते हैं तो आप लगभग 9 से 10 घंटे में बद्रीनाथ जी पहुंच जाते हैं। मतलब ये कि अगेन इस दिन भी आपको पूरा दिन लगने वाला है आपको बद्रीनाथ जी पहुंचने के लिए। तो हमारी एडवाइस है कि आप आराम से टाइमली ब्रेकफास्ट करें, सीतापुर से चेकआउट करें एंड आप बद्रीनाथ जी के लिए प्रस्थान करें। आप शाम को बद्रीनाथ जी पहुंचेंगे। होटल पहुंचने के बाद आप चेक इन करें, रेस्ट करें, डिनर करें और अगले दिन की तैयारी करें। यहाँ पे इस मैप में हमने आपको येलो कलर से 2 प्लेसेस को दिखाया है, पहला तुंगनाथ और दूसरा चोपता। तो अगर आपकी आइटनरी में आप तुंगनाथ या चोपता कवर करना चाहते हैं तो आप अपने टूर ऑपरेटर या हमसे ये चीज बता सकते हैं सो दैट इसको हम प्राइमरली अपने आइटनरी में फैक्टर इन कर सकें। ध्यान रहे कि ये दोनों ही प्लेसेस आपकी स्टैंडर्ड आइटनरी का हिस्सा नहीं होते हैं। तो अगर आपको इन प्लेसेस को कवर करना है तो आपको अपने ऑपरेटर्स को पहले बताना पड़ेगा सो दैट आपके लिए वो टाइमली इसको प्लान कर सकें एंड नेसेसरी अरेंजमेंट बना सकें। सिमिलरली आपकी कॉस्ट जो बेसिक चारधाम यात्रा की कॉस्ट होती है, इन प्लेसेस को ऐड करने के बाद वो कॉस्ट चेंज होगी, ऑन अ हायर साइड आपकी कॉस्ट बढ़ती है। सीतापुर से निकल के अगर आप बद्रीनाथ जी टाइम से पहुंच गए हैं और आपके पास इवनिंग का समय बचा हुआ है तो आप वहां पे तप्त कुंड में स्नान करके अपने दिन की थकान मिटा सकते हैं और शाम को श्री बद्री विशाल जी के दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ जी धाम पे आपको और भी साइट सीइंग प्लेसेस हैं जिसे आप विजिट कर सकते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं नारद कुंड, माना विलेज, माता मूर्ति, व्यास गुफा, गणेश गुफा और भीमपुर। इसके साथ ही मंदिर के अराउंड में काफी सारे सीनिक ब्यूटीज हैं तो आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो कुछ इनमें से कुछ एक्टिविटीज, कुछ प्लेसेस को आप डे 8 में कर सकते हैं और नहीं तो आप अगले दिन डे 9 में भी रिमेनिंग प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। डे 9 इस दिन आप श्री बद्रीनाथ जी में हैं और जैसा हमने कहा कि अगर डे 8 पे आप टाइमली पहुंच गए हैं तो उस दिन आप शाम को ही बद्री विशाल के दर्शन करें। अदरवाइज आप डे 9 को सुबह सबसे पहले बद्री विशाल के दर्शन करेंगे एंड देन उसके बाद आप वहाँ की रिमेनिंग साइट सीइंग जिनमें प्रमुख है माना विलेज, व्यास गुफा, गणेश गुफा, माता मूर्ति, इन सब के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात आप वहाँ से चेकआउट करेंगे एंड प्रोसीड करेंगे
रुद्रप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग तक पहुंचने के लिए आप बद्रीनाथ जी से जोशीमठ, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए आप रुद्रप्रयाग तक आते हैं। ये डिस्टेंस तकरीबन 160 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने के लिए आपको लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है। रुद्रप्रयाग की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 900 मीटर की है। इस दिन आप ये सारे दर्शन बद्रीनाथ जी में, बद्रीनाथ जी के साथ वहाँ की जो लोकल साइटसीइंग है वो विजिट करने के बाद जोशीमठ में आप भगवान नरसिंह के दर्शन करके आप नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं। ये प्रयाग हमारे पंचप्रयाग का हिस्सा है। रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद आप होटल चेक इन करते हैं। होटल आपको डिनर सर्व करता है। आप आराम से डिनर करें एंड देन रिलैक्स करें, क्योंकि अब आपकी यात्रा संपूर्ण होने वाली है। डे 10 आज हमारी यात्रा का आखिरी दिन है और आज हम अपनी 4 धाम की यात्रा संपूर्ण करके हरिद्वार वापस लौटेंगे। रुद्रप्रयाग से हरिद्वार की डिस्टेंस तकरीबन 160 किलोमीटर की है और इस दूरी को पूरा करने के लिए हमें लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगता है। इस दिन रुद्रप्रयाग से हम ब्रेकफास्ट करके कंफर्टेबली निकलते हैं। अगर आपकी ट्रेन अर्ली है तो थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे, या फिर अगर आप लेट नाइट ट्रेन है आपकी या आप हरिद्वार आके रुकने वाले हैं तो आप आराम से ब्रेकफास्ट करके 10 बजे के आसपास यहाँ से निकलते हैं और हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं। ऑन द वे आपको धारी देवी टेम्पल, देवप्रयाग और ऋषिकेश घूमते हुए आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि आप रास्ते में धारी देवी टेम्पल के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि धारी देवी को, क्योंकि इस मंदिर की मान्यता ऐसा है कि ये मंदिर हमारे 4 धाम यात्रा रूट की रखवाली करती हैं। यहाँ जो गॉडेस हैं उनको 4 धाम यात्रा रूट की प्रोटेक्टर गॉडेस भी कहा जाता है। तो इस यात्रा में इनके दर्शन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो रुद्रप्रयाग से जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप आए, धारी देवी टेम्पल दर्शन करें और फिर आगे प्रोसीड करें हरिद्वार के लिए। ध्यान रखें, ऋषिकेश के साइटसीइंग नॉर्मली बाय डिफॉल्ट आपकी आइटनरी का हिस्सा नहीं होते हैं। तो अगर आपको ऋषिकेश में भी साइटसीइंग करने हैं तो आप अपने ऑपरेटर्स को या हमारे एग्जीक्यूटिव्स को टाइमली बताएं, सो दैट इसको हम फैक्टर इन कर सकें। डे 10 में हमारी यात्रा रुद्रप्रयाग से चल के हरिद्वार खत्म हो जाती है। हमारी व्हीकल, हमारी सर्विसेज आपको या तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या होटल में ड्रॉप करके यहाँ पे हम अपनी यात्रा को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट को रिप्लाई करेंगे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके मैसेज को, आपके क्वेरीज को व्हाट्सएप के माध्यम से भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अभी तक आपने देखा कि हम अपनी हरिद्वार से हरिद्वार 9 नाइट 10 डेज की 4 धाम यात्रा को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें आपने जाना कि पर डे की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन से प्लेसेस को आप विजिट करते हैं, किस रूट को फॉलो करते हैं, उसमें जो है आपको कहाँ से कहाँ जाने में कितना समय लगता है, इन रूट आप किन प्लेसेस को विजिट करते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि भाई पैसा कितना लगेगा। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम दोनों तरीके के टूर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, कस्टमाइज्ड टूर्स एंड ग्रुप टूर्स। कस्टमाइज्ड टूर्स के प्राइसिंग को डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है और कस्टमाइज्ड टूर के लिए हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे कि आपका ट्रैवल डेट क्या होगा, आपका अराइवल और डिपार्चर प्लेस क्या होगा। कुछ लोगों के लिए पिकअप हरिद्वार हो सकता है, कुछ के लिए पिकअप ऋषिकेश हो सकता है, कुछ के लिए पिकअप देहरादून हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपकी पिकअप की सर्विसेज कस्टमाइज होती हैं। देन नंबर ऑफ पर्सन कितने ट्रैवल कर रहे हैं, 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 4 लोग कर रहे हैं, 4 लोग विद किड्स ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके रूम्स की अरेंजमेंट चेंज होती हैं, नंबर ऑफ रूम्स की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। सिमिलरली किसी को जो है वो क्लासिक होटल चाहिए होता है, किसी को स्प्लेंडेड चाहिए होता है, किसी को प्रीमियम चाहिए होता है, किसी को लग्जरी चाहिए होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई नहीं हमें सिर्फ ब्रेकफास्ट के साथ दें, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हमें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों इंक्लूड करें। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें इसके साथ आप लंच भी इंक्लूड करके दें।
तो इसीलिए उन टूल्स को हम कस्टमाइज टूल्स करते हैं, जहाँ पे आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक सर्विसेज को हैंड पिक किया जाता है एंड टूल को कस्टमाइज किया जाता है एंड उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग को वर्कआउट किया जाता है। सेम आइटनरी पे प्राइसिंग वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन कि टाइप ऑफ सर्विसेज, टाइप ऑफ इंक्लूजन सब क्या आप पिक कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा हमारे ग्रुप टूर की, क्योंकि ग्रुप टूर में हम सर्विसेज को स्टैंडर्डाइज करते हैं, एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आते हैं, सो दैट एक जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ट्रैवलर की चारधाम यात्रा पे, तो वो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को हम मीट आउट कर सकें विद अ गुड प्राइस बैंड, कि उसको अफोर्डेबल भी बनाया जा सके। तो हम जो अपना ग्रुप टूर एग्जीक्यूट करते हैं उसकी प्राइसिंग आती है लगभग 21,999 रुपये प्लस GST। इसके अंदर हम आपको क्या क्या देते हैं, क्या इंक्लूजन एक्सक्लूजन होते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारा जो ग्रुप टूर है ये नॉर्मली हम मई और जून में ऑपरेट करते हैं, जब हमारी चारधाम यात्रा स्टार्ट होती है। एवरी ईयर हम मई और जून के डेट्स को अनाउंस करते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट को चेक कर सकते हैं या आप हमारे VIP कम्युनिटी ग्रुप में आप कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे हम इनकी अपडेट्स को देते रहते हैं, या हमारी वेबसाइट्स पे भी इनकी डेट्स आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा ये टूर हमारा जो है वो हरिद्वार से स्टार्ट होता है और हरिद्वार पे ही आके इसको हम एंड करते हैं, और ड्यूरेशन जैसा हमने बताया कि वो 9 नाइट 10 डेज का होगा। आइटनरी सेम जो हमने आपसे डिस्कस की है, ऑलमोस्ट वो आइटनरी को फॉलो करते हैं एंड डे वाइज एक्टिविटीज़ लगभग सिमिलर रहती हैं। इसमें जो हमारा ग्रुप साइज होता है, बेसिकली हम ग्रुप साइज व्हीकल के हिसाब से लेके चलते हैं। तो ये जो ग्रुप है हमारा, इसको हम टेम्पो ट्रैवलर की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से प्लान करते हैं। एक टेम्पो ट्रैवलर में अप्रॉक्सीमेटली हम 15 पर्सन्स को अकोमोडेट करते हैं। तो पर बैच हमारा जो है जो ग्रुप साइज है वो 15 पर्सन्स का होता है। इसके अलावा अगर लोग बढ़ते हैं तो बैचेस वाइज या व्हीकल वाइज जो है वो पर्सन्स की काउंटिंग बढ़ती जाती है। तो अगर आप किसी भी बैच का हिस्सा हैं तो आप मान के चलें कि आपके साथ ओनली 15 पर्सन्स ही ट्रैवल कर रहे होंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो अकोमोडेशन है वो अकोमोडेशन हम अपने डिसेंट कैटेगरी होटल्स के अंदर आपको प्रोवाइड करते हैं। डिसेंट कैटेगरी होटल्स हमारे जो है वो लोवेस्ट चार्ज वाले होटल्स होते हैं, लाइक 2 स्टार होटल्स, 1 स्टार होटल्स या धर्मशालास इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो अकोमोडेशन जो है आपका हमारे डिसेंट कैटेगरी प्रॉपर्टीज में प्रोवाइड करते हैं। डेली ब्रेकफास्ट एंड लंच हमारी आइटनरी में या इस प्लान में इंक्लूड होता है। बट श्री केदारनाथ जी में आपका जो स्टे होता है वो होटल स्टे नहीं होता है, वहाँ पे आप कैंप में रहते हैं एंड वहाँ पे मील्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम केदारनाथ जी आपको बाकी जगह डिसेंट कैटेगरी के होटल्स मिलते हैं विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। केदारनाथ जी में आपका स्टे कैंप में एंड विदाउट मील होता है। सो दैट इज वन क्लैरिफिकेशन। व्हीकल जो है, जो कैटेगरी होती है या जो कंडीशन होती है उसकी, वो नॉन AC व्हीकल्स होती है, क्योंकि हरिद्वार के ऊपर जैसे आप पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों पे AC नहीं चलते हैं। तो स्टैंडर्ड जो है वो हरिद्वार के बाद आपको जो व्हीकल है वो नॉन AC कैटेगरी की व्हीकल्स मिलती हैं। इन होटल्स में हम आपको ऑल 10 डेज ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑल 9 नाइट्स का स्टे आपको दिया जाता है। जो रूम होता है वो आपकी फैमिली साइज के हिसाब से, अगर आप 2 लोग हैं तो डबल शेयरिंग, 3 लोग हैं तो ट्रिपल शेयरिंग, 4 लोग हैं तो क्वाड शेयरिंग, उसके हिसाब से जो है आपको रूम दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो फैमिली बेसिस स्टे का जो है वो एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा आपके रास्ते के सारे टोल टैक्स, पार्किंग, ड्राइवर अलाउंसेस वो भी हमारे इस प्राइस में, इस पैकेज में इंक्लूड होता है। आइए जानते हैं कि पैकेज में क्या इंक्लूड नहीं होता है। हरिद्वार तक पहुंचने में और हरिद्वार से वापस जाने में आपको अपने नेटिव प्लेस पे जो भी एक्सपेंसेस आते हैं फॉर फ्लाइट, ट्रेन, बस टिकट और एनी अदर ट्रांसपोर्ट मीन्स, वो इस पैकेज का हिस्सा नहीं है। डेली जो एन रूट लंच होता है आपका, उसके चार्जेस इसमें इंक्लूड नहीं है। केदारनाथ जी में वहाँ पे अगर आप हॉट वाटर बकेट लेते हैं फॉर बाथिंग तो उसके चार्जेस इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, वो चार्जेस आपको एडिशनल पे करने होते हैं। आपको किसी भी तरीके के कोई ड्रिंक्स, मिनरल वाटर, जूसेस, उसके चार्जेस इंक्लूड नहीं है। लॉन्ड्री के चार्जेस इंक्लूड नहीं है।
पोर्टर, कहीं पे आप जैसे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं और साथ में आप चाहते हैं कि भाई आपका लगेज कोई पोर्टर लेकर के जाए, तो उसके चार्जेस आपको एडिशनली पे करने होते हैं। यमुनोत्री धाम पे और श्री केदारनाथ जी धाम पे आपको ट्रैक करना होता है। अगर आप ट्रैक करने में सक्षम नहीं है तो उस केस में आपको अगर आपको पोनी या पालकी की आवश्यकता पड़ती है तो उसके चार्जेस आपको एडिशनली ऑन द स्पॉट एक्स्ट्रा चार्ज पेमेंट बेसिस पे आप उन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा होटल के कोई टिप्स, कैमरा फीस, कहीं पे कोई एंट्रेंस चार्जेस हैं, कोई रोपवे चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस प्राइस में एक्सक्लूड होती हैं। ये प्राइस के पैकेज का पार्ट नहीं होता है। इसके अलावा हम एडवाइस करते हैं कि भाई आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें, क्योंकि वो भी जो है इस पैकेज का पार्ट नहीं होता है। इसके अलावा आप अगर किसी भी धाम पे, किसी भी मंदिर में जाके कोई स्पेशल पूजा करते हैं तो उस पूजा के चार्जेस जो हैं वो पैकेज का पार्ट नहीं होता है, उसके चार्जेस आपको एडिशनली पे करने होते हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको ऐसी चीज़ दिखती है कि भाई वो इंक्लूजन में है या नहीं है, तो आपके स्लाइड पे हमने क्या इंक्लूड किया है वो ये 6 पॉइंट्स में हमने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपका है कि ये इंक्लूड है या नहीं है, तो अगर वो हमारे इस 6 पॉइंट्स के अंदर है तो वो इंक्लूड है, और अगर वो नहीं है इन 6 पॉइंट्स के अंदर तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सक्लूडेड है। आई होप कि मैंने प्रॉपर इंक्लूजन एक्सक्लूजन आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। एंड इसके बेसिस पे मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप एक बजट ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप टूर का हिस्सा हो सकते हैं। आप हमारी टीम से कनेक्ट करें, टीम हमें जो है आपको रिस्पेक्टिव डेट्स बताएंगी और आप उस डेट के हिसाब से अपने टिकट्स को बुक कर सकते हैं एंड हमारी इस ग्रुप टूर को ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप एक लग्जरी कंफर्टेबल यात्रा चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई वो टूर सिर्फ आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ करें, देन गो फॉर आवर कस्टमाइज्ड टूर्स। उसके लिए अगेन आपको हमारी टीम के साथ कनेक्ट करना होगा। उसकी डिटेल्स मैं आगे वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप हमसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हमारी टीम से इन सारी जानकारी के बेसिस पे आप अपनी कोटेशंस को ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप हमसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस पड़ाव तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली अब आप ये जानना चाहेंगे कि आप ये टूर हमारे साथ कैसे बुक कर सकते हैं। तो इस वक्त आपके स्क्रीन पे हमारी ईमेल आईडी, हमारी वेबसाइट, हमारे व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके क्वेरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारी एक्सपर्ट टीम जो आपकी डेस्टिनेशन में एक्सपर्ट है वो उसके हिसाब से आपको या तो कस्टमाइज टूर या फिर ग्रुप टूर रेकमेंड करेगी। बेस्ड ऑन योर चॉइस कि आपको कस्टमाइज टूर चाहिए या ग्रुप टूर चाहिए, आप अपनी चॉइसेस ले सकते हैं और अपनी यात्रा को सफल और सुखद बना सकते हैं। इसके साथ आपको स्क्रीन पे हमारे 2 VIP कम्युनिटी ग्रुप दिख रहे होंगे, एक फेसबुक पे और दूसरा टेलीग्राम पे। तो आप हमारे इस दोनों कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए रेगुलर ट्रैवल अपडेट्स, इंडस्ट्री की नॉलेज और डेस्टिनेशन की जानकारी प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको एडवांस में धन्यवाद देना चाहूँगा और उसके लिए मैं आपको एडवांस में धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारा वीडियो कंप्लीट देखा है और आप वीडियो के इस पड़ाव में पहुंचे हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप इस पड़ाव तक पहुंचे हैं तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि आपको हमारे इस वीडियो ने वैल्यू दी है और ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है और ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी आपको अपनी अगली चारधाम यात्रा प्लान करने में। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हमारे इस वीडियो में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आप ये यात्रा कब प्लान कर रहे हैं और किसके साथ प्लान कर रहे हैं। और जैसा हमने वीडियो में एडिशनल साइट सीइंग के बारे में बताया, तो आप कौन सी साइट सीइंग करना चाहेंगे, योगीनारायण, चोपता, तुंगनाथ या कोई और। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन हो जिसके माध्यम से हम अपनी वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रह गई हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं सो दैट हम अपनी अगली वीडियो में उसको इंक्लूड कर सकें और वो इन्फॉर्मेशन या वो जानकारी आप तक पहुंचा सकें। चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं।
मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने एक नए वीडियो में, एक नए डेस्टिनेशन, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे फिट एंड एंजॉय। जय शंभू, जय हिंद।